हेलो दोस्तों, जैसा कि हम इसके पहले वाली क्लास में पेट एग्ज़ाम का सेट नंबर 1 कर चुके थे, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को देखा था और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। आज का ये सेट नंबर 2 है, जिसमें हम उसी पेट एग्ज़ाम के लिए बाकी के आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और कल की तरह ही आज के क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित किया गया था। अगर हम भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम की बात करें तो ये कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1951, 1964, 1974 और इसके अलावा 1949। राइट आंसर कमेंट करें। तब तक देखते हैं अपने आंसर को। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है 1949। अगर हम बात करें तो ये 1949 जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम है, इसको 1965 में इसका नाम बदल दिया गया था। कब? 1965 में। 1965 में क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1949। 1965 में इसका नाम बदलकर रेगुलेटिंग एक्ट 1949 कर दिया गया था। इसी के साथ ज़रा आप लोग बताइए ज़रा कि जो हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा आपको बताना है कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, वो आपको बताना है। इसके अलावा ये भी बताना है कि जब दूसरी बार कुछ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो किस ईयर में हुआ। दूसरी बार जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो किस ईयर हुआ, ये भी आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी। अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। पहली बार जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये 1969 में हुआ था। ये 1969 में हुआ था। और दूसरी बार 6 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये 1980 में हुआ था। 1980 में। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है 1 से 15, 1 से 5, 1 से 7 या फिर 1 से 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 12। अब 1 से 12 तक जो भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है, इस पैमाने को हम मार्केली पैमाना कहते हैं। इस पैमाने को क्या कहा जाता है? मार्केली पैमाना। इसको कहते हैं मार्केली पैमाना या फिर मार्केली स्केल। अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप का अध्ययन आपको बताना है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन, इसको हम क्या कहते हैं? जो लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसके अलावा आपको बताना है भूकंप को मापने वाले जो यंत्र होते हैं, इसका जो मापन यंत्र होता है, भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र होता है, मापन यंत्र, उसको क्या कहा जाता है? और इसके किसी एक और पैमाने की बात बतानी है। मार्केली पैमाना, जिसमें हम क्या कहते हैं? जिसमें हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। एक पैमाना और होता है जिसमें हम भूकंप का परिमाण मापते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। बताइए ज़रा। अगर हम भूकंप के अध्ययन की बात करें तो इसको सीस्मोलॉजी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी कहते हैं। इसके मापन यंत्र की बात करें तो इसको मापन यंत्र जो होता है, इसको सीस्मोग्राफ कहा जाता है।
सीस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके अलावा जो अगर भूकंप के पैमाने की बात करें तो पैमाने में एक आपका मार्केली स्केल हो गए, मार्केली पैमाना हो गया। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, इसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी मापी जाती है। एक दूसरा पैमाना जो होता है वो हमारा होता है रिचर पैमाना। कौन सा आ जाता है, रिचर पैमाना, रिचर स्केल। इसमें क्या किया जाता है, भूकंप का परिमाण मापा जाता है, भूकंप का परिमाण मापा जाता है। आपको ये याद रखना है। भूकंप का परिमाण मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, चाय के पौधे उगाने की डैपांग विधि विकसित हुई थी। आपके ऑप्शन हैं चीन में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर फिलीपींस में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन में। अब अगर हम चीन की बात करें तो जो हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह जो हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह है, कहाँ का, चीन का। कहाँ का, जो हमारा चीन का पहला कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम बताना है आपको। क्या नाम था उसका, नाम आपको बताना है। और दूसरी चीज़, ये कब बना था, ये कब विकसित हुआ, ये कब बना, ये भी आपको साथ में बताना है। ये कब बना ये भी आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, और इसे प्रक्षेपित किसने किया था, किसी चीन ने किया था या किसी दूसरे देश ने इसको प्रक्षेपित किया था, ये भी आपको साथ में बताते हुए चलना है। बताइए ज़रा। अगर हम चीन के पहले कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो उसका नाम था डोंग फैंग होंग 1। इसका नाम क्या था, डोंग फैंग होंग 1। इसके अलावा अगर बात करें, ये कब विकसित किया पहला उपग्रह, कब, 24 अप्रैल। इसको कब लॉन्च किया गया, ये लिख सकते हैं आप, 24 अप्रैल 1970 में। कब, 24 अप्रैल 1970 में। अगर इनके प्रक्षेपण की बात करें तो इसको चीन ने स्वयं प्रक्षेपित किया था। किसने किया था, चीन ने स्वयं प्रक्षेपित किया, स्वयं प्रक्षेपित किया। अच्छा, ये आप इसमें जो ये डोंग फैंग होंग 1 जो है, इसका इंग्लिश में मतलब क्या निकलता है। अगर ये जो इनके पहले उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह था, इसका अगर हम इंग्लिश में मीन की बात करें, इसका मतलब क्या निकल के आता है इंग्लिश में। तो इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब क्या आ जाता है, इसका मतलब है द ईस्ट इज़ रेड। इसका मतलब क्या निकल के आता है, द ईस्ट इज़ रेड ना, मतलब क्या निकलता है इसका, द ईस्ट इज़ रेड। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पहले कृत्रिम उपग्रह ने, जो चीन का पहला कृत्रिम उपग्रह, इसको लॉन्च करने के बाद चीन दुनिया का कौन सा देश बन गया था। तो याद रखना है, इसको जब लॉन्च किया चीन ने, तो याद रखिएगा, उपग्रह जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह लॉन्च करने वाले देशों में चीन कितने स्थान पर था, 5वें स्थान पर आ गया था। उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना, लॉन्च करने वाला ये 5वां देश बना। करने वाला, उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का, कहाँ का, दुनिया का 5वां देश बना, 5वां देश बना। इस पास में काम हो रहा है तो उसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को कहते हैं, या फिर एक जलीय पौधे को कहते हैं, या जड़ रहित पौधे को, या फिर एक पौधीय रोग होता है, किसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। आपको बताना है हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है।
तो ज़रा इसके नाम के हिसाब से ही देखते हैं। इसका नाम है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट की अगर बात करें तो इसको ज़रा देखिए, हाइड्रो इसका मतलब होता है जल। और अगर हम फाइट की बात करें, ये जो फाइट होता है इसका मतलब होता है पौधा। इसका मतलब क्या होता है? पौधा। यानी कि जो इसका यानी कि इसको अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? जल में रहने वाला पौधा। क्या? जल में रहने जल में रहने वाला पौधा, या फिर जल में उगने वाले पौधे जो होते हैं, रहने या उगने वाले पौधे, रहने या उगने वाले पौधे। जल में रहने या उगने वाले पौधे को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। इसका उदाहरण अगर हम लें तो इसका उदाहरण हमें ले सकते हैं, जैसे कि हम कमल को कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण आपका कमल हो सकता है, कमल का फूल, लोटस। इसके अलावा एक हाइड्रिला नाम का फूल होता है, वो भी जल में ही विकसित होता है। उसको भी आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, याद रखने में आपको आसानी होगी। अच्छा, कुछ और नाम है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बताइए, ज़ेरोफाइट क्या होता है? ज़ेरोफाइट किसे कहा जाता है? इसके अलावा ज़ेरोफाइट के अलावा मेसोफाइट किसे कहते हैं? मेसोफाइट किसे कहते हैं? ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। बताइए ज़रा, ज़ेरोफाइट किसे कहा जाता है और मेसोफाइट किसे कहा जाता है? जो ये शुष्क क्षेत्र होती है, जहाँ जो एक रेतीली जगह या गर्म जगह जो होती हैं, वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनको ज़ेरोफाइट कहा जाता है। यानी कि जो शुष्क क्षेत्र के पौधे होते हैं, कौन से? शुष्क क्षेत्र के पौधे। जो ये शुष्क क्षेत्र के पौधे होते हैं इनको ज़ेरोफाइट कहा जाता है। आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे कि कैक्टस, ये कांटों वाला कैक्टस, और नागफनी, ये दोनों ही कहाँ? शुष्क क्षेत्र में जो रेतीली जगहों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट कहा जाता है। अगर हम मेसोफाइट की बात करें तो मेसोफाइट का क्या होता है? जो सामान्य भूमि के पौधे होते हैं। कौन से? सामान्य भूमि के पौधे। जो सामान्य भूमि पर पौधे पाए जाते हैं, सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधे, उगने वाले पौधे। उगने वाले पौधे। अब इसके अगर एग्जाम्पल के रूप में किसी को याद रखना चाहें तो आप जैसे कि आम का पौधा सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, या फिर आप गेहूं को भी ले सकते हैं। आप गेहूं को भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और बताइए ज़रा इसी तरह का, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ सकता है। उसका नाम है हेलोफाइट। बताइए ज़रा, हेलोफाइट क्या होते हैं? हेलोफाइट क्या होता है, ज़रा इसको बताइए। अगर हम हेलोफाइट की बात करें, ये जो लवड़ी मिट्टी होती है उसमें जो उगते हैं, जैसे कि मैंग्रोव के पौधे, कहाँ पर ये पाए जाते हैं? ये लवड़ीय मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं। लवड़ीय मिट्टी में उगने वाले पौधे, लवड़ीय मिट्टी में उगने वाले पौधे। उन्हीं को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहते हैं। एक इसका एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका मैंग्रोव, एग्जाम्पल हो जाएगा मैंग्रोव का पौधा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कैलिफोर्निया। आंसर ज़रा कमेंट करें जल्दी जल्दी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर कमेंट करते रहें। आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। अगर हम कोलकाता की बात करें, अगर हम कोलकाता की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है।
किसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अच्छा, बता सकते हैं आप कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आप कोलकाता को बता सकते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है कि किसके? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए जो हमारी पहली मेट्रो जो चलाई गई थी वो कहाँ पर चली थी? वो भी कोलकाता में ही चली थी। तो याद रखिएगा, यहाँ भारत की, पूरी इंडिया की पहली मेट्रो चली थी। यहाँ भारत की पहली मेट्रो सेवा कब चली थी, बता सकते हैं? बताइए ज़रा, पहली मेट्रो यहाँ पर कब चली? 1984 में। कब? 1984 में चली, यहीं से शुरू हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के ज़रा, ये कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल जो है हमारा, इसके कुछ प्रसिद्ध स्थल बता सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं? कुछ इसके प्रसिद्ध फेमस प्लेसेस बताइए, प्रसिद्ध फेमस प्लेसेस बताइए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो आपके फेमस प्लेसेस हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ का हावड़ा ब्रिज पूछा जाता है। कौन सा? हावड़ा ब्रिज। यहाँ का हावड़ा ब्रिज पूछा जाता है। दूसरा यहाँ का विक्टोरिया मेमोरियल पूछा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल पूछा जाता है। और यहाँ यहीं का एक इंडियन म्यूज़ियम है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि कहाँ, किस राज्य में पड़ता है, या फिर किस राज्य के शहर का नाम भी दे देते हैं, उससे भी पूछ लिया जाता है। तो कोलकाता म्यूज़ियम भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा ये साल्ट लेक सिटी दे रखा है, इससे एक रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा। जो हमारी ये साल्ट लेक सिटी है, जो ये साल्ट लेक सिटी जो है, इससे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा जो आपके लिए पूछे जा सकते हैं कि ये कब बना, कब स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, ये स्थापित कब हुआ, को याद रखना है ये कब स्थापित हुआ। तो ये 1962 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1962 में स्थापित हुआ। और इसका एक और नाम भी है जो ये यहाँ पे साल्ट लेक सिटी पूछा गया था। साल्ट लेक सिटी ना पूछ के दूसरा नाम पूछ देते हैं, तो वो आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम इसका क्या है? इसका दूसरा नाम है विधान नगर। क्या नाम है? विधान नगर। दूसरा नाम भी इसका याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। आपको बताना है प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो आंसर जल्दी जल्दी बताइए। ABCD जो भी आपके हिसाब से आंसर है कमेंट करते रहें। इसका राइट आंसर हो जाएगा D, 90%। हमारे जो प्लाज्मा है उसमें 90% जल होता है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ये रक्त में पाया जाता है, और रक्त के यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड के लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। जो हमारा ब्लड है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल सभी पाई जाती हैं, उसी ब्लड की लगभग 55% जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है जो हमारा ब्लड है, रक्त का कितना? लगभग 55%। लगभग कितना? 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो बताइए ज़रा, जो हमारा रक्त है, जो ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड का pH मान क्या होता है? इस ब्लड का pH वैल्यू क्या होती है, ये बताना है आपको। ये जो हमारा ब्लड है, इसका ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ब्लड का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है जो हमारा ये ब्लड है,
इसके तरल भाग को क्या कहते हैं? इसका जो लिक्विड वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका जो तरल भाग होता है, लिक्विड वाला जो हिस्सा होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो कुछ और क्वेश्चंस आपको बताने हैं, ज़रा आंसर बताते रहिएगा कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, इसका जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल, ये कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, उसके बाद ये मृत कोष हो जाती हैं, ये आपको बताना है। दूसरी चीज़ अगर हम आरबीसी की बात करें तो बताना है कि आपको रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? और अगर इसी की बात करें तो इसी से बताना है आपको, जो आरबीसी है तो रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये भी आपको साथ में बताते हुए चलना है। तो बताइए ज़रा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी हमारी बनती कहाँ है? तो याद रखना है, अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थिमज्जा जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो प्लीहा यानी कि किसे? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको साथ में याद रखने हैं। इस क्लास में आपको क्वेश्चंस भले ही कम मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सारे वही मिलेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। अच्छा, हम आरबीसी के जीवन काल की बात कर रहे हैं तो ज़रा बताइए, प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारे, उनका जीवन काल कितना होता है? जो हमारी ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? ये भी बता दीजिए ज़रा, तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? बताइए ज़रा, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 से 10 दिन। कितना? 7 से 10 दिन तक इसका जीवन काल होता है। अच्छा, कुछ वन लाइनर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाएंगे, ज़रा उसको देख लेते हैं। ज़रा पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर लें। क्या पूछा था? रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगर हम रक्त के पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रक्त का जो लाल भाग रंग लाल होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो रक्त का रंग लाल याद रखिएगा किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हेमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण, याद रहेगा। और इसका जो तरल भाग होता है इसको तो आप पढ़ ही चुके हैं अभी। क्या बताया था? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। अच्छा, कुछ और इसी बायो से इसी के साथ कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? ज़रा वो भी बता दीजिए। क्या? विटामिन की कमी से रोग। विटामिन की कमी से रोग, बताइए ज़रा, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे कि विटामिन ए की बात करें, विटामिन B1 आ जाए, विटामिन सी आ जाए, विटामिन डी हो गया। बताइए ज़रा, इनमें से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम विटामिन ए की बात करें, जो ये विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी होती है। कौन सा? रतौंधी हो जाती है। अगर विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी रोग होता है। इसी तरह से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन बी की कमी से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ऐसी और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका क्वेश्चन है, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है फफूंद, परजीवी, विषाणु या फिर जीवाणु। बताइए ज़रा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ऐसी और क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब के साथ आपको एक बेल का आइकन मिलेगा, इस बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।